एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर का पार्ट 4। इससे पहले जो पार्ट बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं देन जस्ट गो एंड चेक दोस वीडियोस। और आज इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि नैम क्या था। नैम का मतलब है गुटनिरपेक्षता क्या था। और जो दूसरा टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नैम यानी कि गुटनिरपेक्षता क्या था। जो नैम था उसकी शुरुआत 1962 के अंदर हुई थी, यानी कि इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो 1962 के अंदर हुई थी। और आज तक यानी कि टिल प्रेजेंट जो है वो नैम एग्जिस्ट करता है। आज के टाइम पे भी जो है नैम है। जो नैम था वो इन 5 फाउंडिंग फादर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि ये इन 5 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। और कौन कौन से 5 हैं वो? फर्स्ट वन इज जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, जोसेफ ब्रोज टिटो कौन सी कंट्री से हैं? ये हैं युगोस्लाविया से। जो दूसरे हैं हमारे वो है जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया से जवाहरलाल नेहरू। फिर हमारे पास आते हैं गैमल अब्दुल नासिर जो कि हैं इजिप्ट से। और फिर हमारे पास है सुकर्नो इंडोनेशिया से एंड क्वामे नुक्रमा घाना से। और ये आपका है एक 1 मार्कर क्वेश्चन। किसी भी आपसे लीडर का नाम पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 5 फाउंडिंग फादर्स का, यानी कि 5 जिन लोगों ने नैम की स्थापना की है उनका नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमारे पास आता है कि नैम का मतलब क्या है। नैम का मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता। अब गुट निरपेक्षता की क्या डेफिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे 2 गुट बन गए थे, एक यूएसए का गुट था, एक यूएसएसआर का गुट था। तो उस समय पे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनको ये डर लगा कि हमें अभी अभी स्वतंत्रता मिली है और अगर हम किसी भी गुट में जाके मिल गए तो हमारी फ्रीडम छिन जाएगी, हमारी आजादी छिन जाएगी और हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। हम फ्रीडम, हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं होगी, हम फ्री नहीं होंगे। और इसी कारण की वजह से उन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने ये डिसाइड किया कि ना तो हम यूएसए के गुट में जाके मिलेंगे और ना ही हम यूएसएसआर के गुट में जाके मिलेंगे। उन्होंने सोचा कि हम अकेले ही रहेंगे बिना किसी गुट को ज्वाइन किए, बिना किसी अलायंस सिस्टम को ज्वाइन किए। और वो ही था हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता। अब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था वो हमने पढ़ लिया कि इन 5 लोगों ने स्टैब्लिश किया, लेकिन कैसे स्टैब्लिश किया? जो हमारे 3 लीडर्स थे, कौन कौन से? टिटो, नेहरू एंड नासिर। ये जो 3 लीडर्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। और इन्होंने मीटिंग की कब? 1956 के अंदर। इन्होंने एक मीटिंग की कब? 1956 के अंदर, जिसमें इन्होंने नैम के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने मीटिंग की और जब इन्होंने अपना आइडिया सामने रखा कि हम किसी भी गुट को जाके ज्वाइन नहीं करेंगे, उस टाइम पे सुकर्नो और निक्रुमा, यानी कि सुकर्नो कहां से? इंडोनेशिया से। क्वामे निक्रुमा कहां से? घाना से। इन लोगों ने इन तीनों लीडर्स को सपोर्ट किया और इसी कारण की वजह से बोला जाता है कि ये 5 फाउंडिंग फादर्स हैं। इन्हीं 5 लोगों ने नैम की स्थापना की थी। तो ये था हमारा कि नैम किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया था। अब हमारे पास आता है कि जो पहला नैम समिट था, फर्स्ट जो नैम समिट था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बेलग्रेड के अंदर। फिर से एक 1 मार्कर आ गया है। और ये बेलग्रेड जो है ये है युगोस्लाविया की कैपिटल। अब तो युगोस्लाविया एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये जब पहले युगोस्लाविया था उसकी कैपिटल थी बेलग्रेड। क्या थी? बेलग्रेड। अगर अब हम बात करें कि जो फर्स्ट नैम समिट था वो किस ईयर के अंदर हुआ था, तो वो हुआ था 1961 के अंदर। फिर से 1 मार्कर आता है। और कुल 25 सदस्यों के द्वारा ये मीटिंग जो थी अटेंड की गई थी, ये समिट जो था अटेंड किया गया था। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो लेटेस्ट जो नैम समिट है वो हुई थी 18th जो नैम समिट था वो लेटेस्ट नैम समिट है, जो कि हुई थी 2019 के अंदर। और क्या इसकी वेन्यू था? तो वो वेन्यू था बाकू एक जगह का नाम है जो कि अजरबैजान कंट्री के अंदर है। अजरबैजान कंट्री के अंदर है। ये सब आपके 1 मार्कर हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो ये लेटेस्ट नैम समिट था ये मोर देन 120 मेंबर्स, यानी कि 120 से भी ज्यादा कंट्रीज के द्वारा ये अटेंड किया गया था। ठीक है, अब हमें पता है कि नैम क्या था, लेकिन बात आती है कि नैम को मेनली किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था या कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण से नैम की स्थापना हुई थी।
पहला था कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, यानी कि इन 5 देशों के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक सहमति होनी चाहिए और ये 5 जो कंट्रीज है एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो पहला फैक्टर था ये, जिसकी वजह से नैम की इस्टेब्लिशमेंट या नैम की स्थापना हुई थी। दूसरा आता है हमारे पास ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरियाज। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे यूएसए और यूएसएसआर दोनों महाशक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ रहा था, कंपटीशन बढ़ रहा था और इसी वजह से बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके अंदर दोनों सुपर पावर एक दूसरे के सामने थी। और यह भी एक कारण था कि हमारा गुट निरपेक्षता की स्थापना की गई, क्योंकि जो हमारी गुट निरपेक्ष देश थे, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, वो सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि हम किसी भी गुट में जाके शामिल ना हो। उनका एक ये भी मानना था कि हम कोशिश करें कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में प्रतिस्पर्धा का माहौल घट जाए, उनके बीच में जो टेंशन्स हैं वो कम हो जाए। तो एक तीसरा फैक्टर था ये। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रामेटिक एंट्री ऑफ अफ्रीकन नेशंस इन इंटरनेशनल एरिनाज। जो बहुत सारे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो देश थे वो बहुत ही जल्दी से स्वतंत्र हो रहे थे इस समय में। 1947 के अंदर जैसे इंडिया हुआ, वैसे ही उनके बाद 1947 के बाद बहुत सारे अफ्रीकन जो नेशंस थे उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी और वो स्वतंत्र हो गए थे। इसलिए उनका बोला गया है कि इंटरनेशनल एरिना यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनकी एक एंट्री हुई थी, उन्होंने एक एंट्री ले ली थी क्योंकि वे स्वतंत्र हो गए थे, उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि 1960 तक 16 न्यू अफ्रीकन कंट्रीज इन यूएन, कि 16 नए अफ्रीकी राष्ट्र थे जो यूएन के अंदर रजिस्टर हुए थे। अब इस चीज का क्या मतलब है कि जो हमारे न्यूली स्वतंत्र देश थे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, वो हमारी स्वतंत्रता ले रही थी कॉलोनियल गवर्नमेंट से। लेकिन जो हमारे नैम की जो कंट्रीज थी उनका मानना ये था कि हम सिर्फ कि गुट निरपेक्षता का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हम किसी भी गुट को ना जोड़ें। दूसरा क्या था कि हम दोनों गुटों के बीच में टेंशन्स को कम करें। और तीसरा था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम उनको भी रोकें कि वो किसी भी गुट में जाके ना मिले। तो ये था हमारा तीसरा फैक्टर। अब जो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है कि नैम की पॉलिसी कैसी थी। जो नैम की पॉलिसी थी वो नॉन आइसोलेशनिज्म की थी, पृथकवाद की थी, नॉन न्यूट्रल थी, नॉन इनेक्शन थी एंड नॉन फ्लेइंग अवे थी। प्लायन की नीति नहीं थी। इनकी आप हिंदी देख लीजिएगा। तो जो नॉन आइसोलेशनिज्म था, आइसोलेशनिज्म का मतलब है गेटिंग अलूफ ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, यानी कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनसे बिल्कुल दूरी बना लेना, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेना। और ऐसा ही किया था अमेरिका ने कब से लेके कब तक किया था? अमेरिका ने किया था 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। 1787 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अमेरिका ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में पार्ट नहीं लिया था। और इसलिए बोला गया है कि जो नैम की पॉलिसी थी वो नॉन आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी थी, पृथकवाद की पॉलिसी थी। क्योंकि जो नैम की कंट्रीज थी, गुट निरपेक्ष कंट्रीज थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर इंटरनेशनल मुद्दों में हिस्सा लिया था और उन्होंने कोशिश की थी कि हम दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो टेंशन का माहौल है उसको कम कर सकें। जैसे कि जो कोरियन वॉर हुआ था, कब से लेके कब तक? 1950 से 1953 तक हुआ था जो कोरियन वॉर। उसके अंदर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था दोनों सुपर पावर्स के बीच में नेगोशिएट करने में, दोनों सुपर पावर्स के बीच में टेंशन कम करने के लिए। तो इसलिए बोला गया है कि ये नॉन आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी थी। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन न्यूट्रल। नॉन न्यूट्रल का मतलब होता है, न्यूट्रल का जो मतलब होता है कि हमें किसी भी वॉर के अंदर हमें हिस्सा ना लेना। यानी कि न्यूट्रल का मतलब है, या लोगों का कहना था कि जो नैम की पॉलिसी है वो न्यूट्रल पॉलिसी है। यानी कि उसके अंदर जो नैम की कंट्रीज हैं वो ना तो यूएसए का सपोर्ट कर रही हैं और ना ही यूएसएसआर का सपोर्ट कर रही हैं। और जो उनका कहना था कि जो नैम की पॉलिसी है वो युद्ध से दूरी बनाने की पॉलिसी है। और इसलिए उन्होंने कहा था, यानी कि नैम कंट्रीज ने कहा था कि हमारी जो पॉलिसी है वो नॉन न्यूट्रल पॉलिसी है, क्योंकि हमने बढ़ चढ़कर युद्ध के अंदर हिस्सा लिया है, हमने युद्ध को कम करने की कोशिश की है। और अगर हम न्यूट्रल होते, हम किसी भी साइड ना होते, या फिर हम वॉर के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते, तो हम उनके बीच में टेंशन्स कम करने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए कहा गया है कि जो नैम की पॉलिसी है वो नॉन न्यूट्रल है। नॉन इनएक्शन, यानी कि इनएक्शन का मतलब यानी कि कोई भी काम ना करना। तो ये क्या कहा जाता था कि जो नैम की पॉलिसी है
वो नॉन इन एक्शन की पॉलिसी है, यानी कि किसी भी काम ना करने की पॉलिसी है। लेकिन जो नैम कंट्रीज थी, जैसे हमने बताया जवाहरलाल नेहरू ने कोरियन वॉर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसी तरीके से और भी जो नैम कंट्रीज थी उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिससे कि वो दोनों जो हमारी कोल्ड वॉर राइवलरीज हैं, जो शीत युद्ध की जो प्रतिस्पर्धा है उसको कम कर सकें। एंड नॉन फ्लेइंग अवे, यानी कि पलायन की जो नीति है वो नहीं है, जो नैम है वो पलायन की नीति नहीं है, यानी कि भागने की। लोग कहते थे कि जो नैम कंट्रीज है उन्होंने गुट निरपेक्षता इसलिए बनाई क्योंकि वे वर्ल्ड अफेयर से भागना चाहते थे और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, यानी कि उनको एक तरीके से भगोड़े का नाम दे दिया। लेकिन नैम कंट्रीज ने बोला कि नहीं, हमारी पॉलिसी नॉन फ्लेइंग अवे की पॉलिसी है। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज थी, एनडीसी जो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज, उनके लिए जो थर्ड ऑप्शन था वो क्या था, वो था नैम। यानी कि जो नैम था वो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज के लिए थर्ड ऑप्शन था। एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको थर्ड वर्ल्ड भी बोला जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड किसे बोला जाता था, फर्स्ट वर्ल्ड बोला जाता था यूएसए एंड उसके साथ जो कंट्रीज थी उसको सेकंड वर्ल्ड जो बोला जाता था वो बोला जाता था यूएसएसआर और जो उसके गुट में कंट्रीज थी। और थर्ड वर्ल्ड जो था वो बोला जाता था न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज को, यानी कि नए स्वतंत्र राष्ट्र को। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है न्यू, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसके अंदर जो नैम कंट्रीज थी, जितनी भी हमारी गुट निरपेक्ष कंट्रीज थी वो एलडीसीज थी, यानी कि अल्प विकसित देश थे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी। लीस्ट डेवलप क्यों थी, क्योंकि वो अभी अभी स्वतंत्र हुई थी और जो भी उनके ऊपर राज करके गए थे, जैसे मोस्टली तो यूरोपियंस ने, जो यूरोपीय कंट्रीज उन्होंने राज किया था और उन्होंने क्या किया था, सभी इन देशों को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था, इनको बुरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की थी, इनके सभी रिसोर्सेज, सभी संसाधन का यूज कर लिया था, जिसके कारण से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी। और इनके जितनी भी नैम की कंट्रीज थी, गुट निरपेक्ष देश थे, उनके सामने एक मेजर चीज थी, मेजर एक चैलेंज था, वो क्या था, एक मेजर चुनौती थी, वो क्या थी, रिड्यूस पॉवर्टी, कि अपनी कंट्री में से गरीबी को हटाएं और साथ में अपना आर्थिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक चीज है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो एक कंट्री की स्वतंत्रता के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज थी वो अभी अभी आजाद हुई थी, और अगर वो इकोनॉमिक डेवलप्ड ना होती, आर्थिक तरीके से वो विकसित ना होती, तो वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर, जो दूसरी शक्तिशाली देश हैं, दूसरी पावरफुल कंट्रीज हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होती अपने इकोनॉमिक एड के लिए, अपनी आर्थिक सहायता के लिए। इसी कारण से बोला गया है कि जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिससे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर सके, अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन कर सके। अब हमारे पास आता है कि नियो जो था, यानी कि एक तरीके का इकोनॉमिक ऑर्डर था, एक आर्थिक जो व्यवस्था थी, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था थी जो क्यों स्टैब्लिश की गई थी, जिससे कि जो नैम कंट्रीज है, गुट निरपेक्ष कंट्रीज हैं, उनका विकास हो सके। जो नियो था ये अंकटाड के साथ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो था, यानी कि ये एक यूनाइटेड नेशंस की एक सभा थी जिसने इसको एस्टैब्लिश किया था, और इसने 1972 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी, जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, की विकास की तरफ हमारी एक नई पॉलिसी, और इस नाम से उसको पेश किया गया था नियो को, यानी कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को। और इसके मेजरली हमारे 4 ऑब्जेक्टिव थे, 4 चीजों के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कौन कौन से थे आइए जानते हैं। पहला था हमारा ग्रेटर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि जो हमारी गुट निरपेक्ष कंट्रीज थी वो अल्प विकसित थी, लिस्ट डेवलप्ड थी, इसी कारण की वजह से जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उनके संसाधन को एक्सप्लॉइट करती थी, उनके संसाधन को यूज करती थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो नैम की कंट्रीज है उनका अधिकार होना चाहिए उनके खुद के संसाधन पे, और वो अपने संसाधन को अच्छे से अपने लिए ही यूज कर पाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव था नियो का ये। उसके बाद आता है एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स। वो चाहते, जो नियो के जो संस्थापक थे वो चाहते थे कि जितने भी अल्पसंख्यक देश, अल्प विकसित
विकसित देश हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो वेस्टर्न मार्केट्स यानी कि जो पश्चिमी बाजार हैं उन तक उनकी पहुंच हो पाए और जो ट्रेड है वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाए, जो ट्रेड है वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाए। फिर हमारे पास आती है कि जो हमारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है यानी कि जो हमारी पश्चिमी टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड कराना किसको, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, गुटनिरपेक्ष कंट्रीज को सस्ते दामों पर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा महंगी जो टेक्नोलॉजीज थी जो कि वेस्ट के अंदर बनाई जाती थी, हमारे पश्चिम के अंदर बनाई जाती थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो उन्हीं टेक्नोलॉजी को सस्ते दामों पर प्रोवाइड करना वो एक नियो का ऑब्जेक्टिव था। एंड फाइनल जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इंक्रीज रोल ऑफ एलडीसीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक इंस्टीट्यूशन है, संगठन है, उसके अंदर हमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, अल्प विकसित देशों को ज्यादा रोल प्रोवाइड करना है, उनको ज्यादा पावर्स देनी है जिससे कि वो अपना और अपने जो दूसरे अल्प विकसित देश हैं उनका विकास कर पाए। अब हमारे पास इसके अंदर एक लास्ट चीज आती है जो कि है कि नैम यानी कि गुटनिरपेक्ष 1960 के अंदर यानी कि 1960 की जो दशक थी उसके अंदर कैसा था, इंपोर्टेंस टू पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि जो 1960 की दशक थी उसके अंदर जो था राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती थी, राजनीतिक मुद्दों को ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती थी। और यहाँ पे हमारे पास आता है नैम जो कि है 1970s के अंदर, यानी कि गुटनिरपेक्ष 1960 के अंदर कैसा था, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर ज्यादा राजनीतिक मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और 1970 के अंदर नाम कैसा था, इकोनॉमिक इश्यूज यानी कि आर्थिक जो मुद्दे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से जैसे ही नाम 1960 से 1970 के अंदर गया वैसे ही इसकी पॉलिसीज के अंदर चेंज आ गया, ये राजनीतिक मुद्दों से इकोनॉमिक मुद्दे यानी कि आर्थिक मुद्दों की तरफ चला गया। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड, और अगले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, भारत और शीत युद्ध। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।